गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। इसके बाद 4-5 क्वेश्चंस और आई थिंक मुझे लग रहा है नीड है, उसको भी देख लिया जाएगा। तो उसे हम लोग कंप्लीट करके सेकेंड बुक की ओर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती विवेचना कीजिए 2023। परिवार को सक्रिय एवं अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्यों कहा गया 2016 एंड 19। ओके। क्वेश्चन किसी भी तरह से आएगा, आंसर विल बी सेम। तो उत्तर है परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला, परिवार की शैक्षिक भूमिका। आप इस तरह से पॉइंट बना सकते हो, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। लेट इट स्टार्ट। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास की एक सतत प्रक्रिया है। बालक के जीवन में शिक्षा का आरंभिक बिंदु उसका परिवार होता है। यह एक ऐसा अनौपचारिक शिक्षण केंद्र है जहाँ बालक सहज रूप से जीवन के मूलभूत पाठ, संस्कार और नैतिक मूल्यों को सीखता है। इसलिए शिक्षा शास्त्र में परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला और माता पिता को प्रथम शिक्षक की संज्ञा दी गई है। परिवार द्वारा प्रदान की गई आधारभूत शिक्षा ही बालक के औपचारिक स्कूली शिक्षा की नींव रखती है। तो परिवार में क्या होता है? सबसे पहले शारीरिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि जो बेसिक चीज़ें नेसेसरी हैं वो कौन पूरी करेगा? हमारा फैमिली करेगा। परिवार बालक के शारीरिक विकास और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। सुरक्षा और पोषण। ठीक है। सुरक्षा और पोषण। परिवार बच्चे को भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है। उचित पोषण, भोजन और देखभाल सुनिश्चित करता है, जो स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए अपरिहार्य है। मूलभूत आदतों में क्या करेगा? बालक यहाँ उठने बैठने, खाने पीने, स्वच्छता और नियमितता जैसी आधारभूत आदतें सीखता है। ये आदतें भविष्य में उसके अनुशासन और व्यक्तित्व का निर्माण का आधार बनती हैं। सेकेंड इज सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो चीज़ें कहाँ सीख रहा है बच्चा? फैमिली में सीख रहा है सबसे पहले। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक समाज के नियम, रीति रिवाजों और व्यवहारों को आत्मसात करता है। परिवार इस प्रक्रिया के प्राथमिक अभिकर्ता है या एजेंट कह लेते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि परिवार बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व की हैं। ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप एकदम जो चीज़ लिखा है उसी को करना है, नहीं, आप भी इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो उसको आप करेंगे, है ना। तो ये मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है। भाषा और संवाद। बच्चे का भाषा विकास परिवार से ही शुरू होता है। वह अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों के संवाद की नकल मतलब अनुसरण करके ध्वनियाँ, शब्द और वाक्य संरचना सीखता है। यह संवाद कौशल ही उसके आगे शैक्षणिक जीवन की कुंजी है। सामाजिक मूल्य एवं व्यवहार। ठीक है। परिवार में रहकर ही बालक सहयोग, सहानुभूति, आज्ञाकारिता, आदर और त्याग जैसे नैतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। वह सामाजिक संबंधों की समझ विकसित करता है और अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जानना शुरू करता है। संस्कृति एवं परंपरा। परिवार बालक को अपनी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से परिचित कराता है। बालक इन आयोजनों में भाग लेकर अपनी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करता है। अब है भावनात्मक और मानसिक विकास। ठीक है। और बालक का भावनात्मक आधार परिवार में ही निर्मित होता है, जो उसके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए निर्णायक होता है। आत्मविश्वास और सुरक्षा। माता पिता का निस्वार्थ प्रेम और स्नेह बालक में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना को जन्म देता है। ये भावनात्मक सुरक्षा उसे भारी दुनिया के नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो माँ बाप को भी चाहिए बच्चे में सच में एक आत्मविश्वास बढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि इतने सारे केसेस हो रहे हैं, पता नहीं क्यों बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं इतना। जिज्ञासा और कल्पना शक्ति। परिवार में होने वाले सरल प्रश्नोत्तर, कहानियाँ सुनाना और खिलौनों के माध्यम से खेलकूद बालक की जिज्ञासा और कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करता है। ये गुण आगे चलकर उसके रचनात्मक एवं बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं। औपचारिक शिक्षा हेतु आवश्यक नहीं। यद्यपि परिवार अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है, फिर भी औपचारिक स्कूली शिक्षा की सफलता के लिए एक मजबूत आधारशिला प्रदान करता है।
सीखने की तत्परता। यदि परिवार शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है तो बालक भी स्कूल जाने के लिए मानसिक रूप से तत्पर और उत्सुक होता है। पूर्व ज्ञान का विकास। परिवार में सीखी गई संख्याएं, रंग पहचानना, सरल तर्क करना आदि पूर्व ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो स्कूल के विषयों को समझने में मदद करता है। शैक्षणिक वातावरण। माता पिता द्वारा घर में शांत अध्ययन वातावरण, समय सारणी और पढ़ने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना बच्चे के अकादमिक प्रदर्शन को सीधे प्रभावित करता है। हमारा निष्कर्ष ये निकलता है, अतः यह निर्विवाद है कि बच्चे की प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला वह प्रयोगशाला है जहाँ बच्चे का व्यक्तित्व, चरित्र और नैतिक संरचना का निर्माण होता है। स्कूल और शिक्षक इस नींव पर ज्ञान की भव्य इमारत खड़ी करते हैं, लेकिन नींव डालने का कार्य परिवार ही करता है। परिवार द्वारा दिए गए संस्कार और मूल्यों की शिक्षा से ही बालक एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बनता है। अब हमारा ये क्वेश्चन आया था 2020 में कि गांधी जी के सर्वोदय दर्शन से आप क्या समझते हैं। तो सर्वोदय दर्शन डिफरेंट भी है, बट ये बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो है वो बुक के अकॉर्डिंग है, तो हमें उस बुक को लेके ही चलना पड़ेगा क्योंकि उसी में से आ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। तो है गांधी जी के सर्वोदय दर्शन से आप क्या समझते हैं, 2020 का है। और गांधी जी के सर्वोदय दर्शन में तत्व ज्ञान और मूल्य मीमांसा का परिचय, ये हमारी बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए। सर्वोदय मतलब सबका उदय। महात्मा गांधी का सर्वोदय दर्शन एक समग्र और व्यवहारिक दर्शन है। यह दर्शन न केवल क्या है, कैसे जाने, बल्कि क्या होना चाहिए मतलब तत्व ज्ञान और मूल्य के प्रश्नों का भी उत्तर देता है। उनके संपूर्ण दर्शन का केंद्र बिंदु सत्य और अहिंसा है। तो सबसे पहले इनका है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो परम सत्य या सृष्टि के मौलिक स्वरूप की व्याख्या करती है। परम सत्य, सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी की तत्व मीमांसा मूल रूप से आध्यात्मिक है। सत्य ही ईश्वर के पॉइंट आप देखते रहिएगा, इसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, सब चीज़ें बहुत ईजी हैं। गांधी जी ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में ईश्वर सत्य है कहा, लेकिन बाद में उन्होंने इस कथन को उलट दिया और कहा सत्य ही ईश्वर है। उनके लिए सत्य कोई अमूर्त विचार नहीं, बल्कि वह परम सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है। नैतिक तत्ववाद। गांधी जी का सत्य केवल दार्शनिक नहीं बल्कि नैतिक भी है। परम तत्व मतलब सत्य को केवल ध्यान या चिंतन से नहीं पाया जा सकता, बल्कि उसमें आचरण लाना पड़ता है, यही सत्याग्रह का आधार है। आत्मा की वास्तविकता। आत्मा की वास्तविकता। गांधी जी ब्रह्मांड को एक अखंड इकाई मानते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा उसकी परम तत्व मतलब सत्य का अंश है, इसलिए सभी मनुष्यों में समानता अंतर्निहित है। इसी आत्मिक एकता के बोध से ही सर्वोदय यानी सभी के उत्थान का विचार उत्पन्न होता है। अब ये जो इनका तत्व मीमांसा है इसका निष्कर्ष है। गांधी जी की तत्व मीमांसा स्थापित करती है कि सृष्टि का मूल आधार सत्य और नैतिकता है और मनुष्य के कल्याण यानी कि सर्वोदय का मार्ग इसी आत्मिक एकता की स्वीकृति से प्रशस्त होता है। हमारे गांधी जी का ज्ञान मीमांसा नॉलेज। ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो ज्ञान के स्वरूप, स्रोत और उसकी विश्वसनीयता की जांच करती है। ज्ञान का स्रोत क्या है? आत्म अनुभूति, यानी कि आप अपने से खुद से ही अनुभव करेंगे। ठीक है। गांधी जी के अनुसार सत्य परम तत्व का ज्ञान केवल बौद्धिक तर्कों या शाब्दिक प्रमाणों से नहीं मिल सकता। ज्ञान वास्तविक स्रोत आत्म अनुभूति या अनुभवजन्य ज्ञान है। अनुभवजन्य ज्ञान वे ज्ञान जो केवल पुस्तकीय नहीं मानते थे। ठीक है, यानी कि वे ज्ञान को पुस्तकीय नहीं मानते थे। कौन नहीं मानते थे? गांधी जी। उनके लिए सच्चा ज्ञान वह है जो जीवन के आचरण में दिखाई दे और जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को सत्यापित करे। प्रामाणिक कसौटी, नैतिक आचरण। ठीक है, गांधी जी के ज्ञान की कसौटी नैतिक आचरण है। सत्य का ज्ञान भी तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति एकादश व्रत, यानी कि एकादश व्रत में कौन कौन से आ गए? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्त्य। ठीक है, ये सारे जो हमारे भगवान बौद्ध या महावीर के भी थे। ठीक है, का ईमानदारी से पालन करता है। श्रम आधारित शिक्षा यानी कि बुनियादी शिक्षा। गांधी जी ने शिक्षा में कर के सीखने के सिद्धांत पर जोर दिया। उनकी बुनियादी शिक्षा
पद्धति नई तालीम में ज्ञान को श्रम यानी कि शारीरिक कार्य से जोड़ा गया, जिससे सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के बीच में अंतर समाप्त हो जाता है। इनका निष्कर्ष यहाँ पे है, गांधी जी की ज्ञान मीमांसा ये बताती है कि सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मशुद्धि और नैतिक व्यवहार के माध्यम से प्राप्त होता है, और यह ज्ञान सर्वोदय की स्थापना के लिए व्यवहारिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो जीवन के उद्देश्यों, लक्ष्यों और नैतिक मूल्यों का अध्ययन करती है। ये गांधी जी के सर्वोदय दर्शन का सबसे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण भाग है। परम मूल्य, इनका परम मूल्य है सर्वोदय और अहिंसा, यानी कि सबका उदय और अहिंसा। गांधी जी की मूल्य मीमांसा का चरम लक्ष्य सर्वोदय है। इसमें है साध्य। सर्वोदय यानी सभी का कल्याण ही परम साध्य है। वह आदर्श समाज है जहाँ न्याय, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना हो चुकी है। साधन, सर्वोदय जैसे पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। गांधी जी के लिए साध्य और साधन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और इसके प्रमुख साधन हैं सत्य, विचारों और शब्दों में सच्चाई। अहिंसा, मनसा वाचा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये प्रेम और सद्भाव का सक्रिय बल है। आर्थिक मूल्य, न्यास व्यवस्था, यह सर्वोदय का आर्थिक मूल्य है। यह सिद्धांत स्थापित करता है कि संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि सबका उपयोग सामूहिक कल्याण के लिए होना चाहिए। इससे आर्थिक समानता स्थापित हो सके। श्रम की प्रतिष्ठा, सभी प्रकार के श्रम को समान महत्व देना और शारीरिक श्रम को अनिवार्य मानना सामाजिक आर्थिक मूल्य है। निष्कर्ष, गांधी जी की मूल्य मीमांसा सर्वोदय को अंतिम लक्ष्य मानती है और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सत्य और अहिंसा को अनिवार्य नैतिक और साधन के रूप में स्थापित करती है। अब आगे चलते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 3। इसी में संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताइए, 2023 का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे हम लोग इसके कुछ पॉइंट हैं, इसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1-2 बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 8 पॉइंट है। फर्स्ट है हमारा अंतर का आधार, तो है हमारा स्वरूप या प्रकृति। तो संस्कृति क्या होती है? ये आंतरिक होती है, ये मनुष्य के विचार, भावना, कला और मूल्य से संबंधित होती है। सभ्यता बाहरी होती है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुओं और तकनीक से संबंधित है। ठीक है, संस्कृति क्या है? आंतरिक है, और सभ्यता क्या है? बाहरी है। इजी है। जब आंतरिक है तो इसके क्या हो जाएंगे? विचार, कला और भावना, ये कहाँ है? मनुष्य के अंदर से उपजती है। और सभ्यता क्या है? ये मनुष्य द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं और तकनीकी, तो ये बाहर की चीज़ें हैं। माध्यम क्या है इसका? यह अभौतिक और अमूर्त होती है। और सभ्यता क्या है? ये भौतिक और मूर्त होती है, जिसे देखा या छुआ जा सकता है। मापन, संस्कृति का मापन नहीं किया जा सकता। नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों को वैज्ञानिक रूप से मापा नहीं जा सकता। सभ्यता का मापन किया जा सकता है, जैसे यातायात की गति, उत्पादन दर, इमारत की ऊंचाई। परिवर्तन की गति, संस्कृति धीरे गति से बदलती है और मूल्य तत्व दीर्घ काल तक रहता है। सभ्यता तीव्र गति से बदलती है और इसमें निरंतर प्रगति होती रहती है। विकास, संस्कृति एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे हस्तांतरित होती है। सभ्यता का हस्तांतरण आसान होता है, कोई समाज नई तकनीकों को तुरंत अपना सकता है। जीवन में स्थान, यह साध्य है, यानी संस्कृति साध्य है, जीवन जीने का उद्देश्य और ढंग है, और सभ्यता साधन है, जीवन को सरल बनाने का उपकरण है। उसमें उदाहरण है आपका भाषा, धर्म, दर्शन, संगीत, नृत्य, साहित्य, सामाजिक शिष्टाचार, नैतिक मूल्य। और यहाँ पे हमारा सभ्यता में है कपड़ा, मकान, सड़क, कार, मोबाइल फोन, इंटरनेट, चिकित्सा उपकरण, वैज्ञानिक आविष्कार इत्यादि। संबंध क्या है? संस्कृति सभ्यता की निर्माता होती है, विचार पहले आता है फिर उपकरण बनता है। और यहाँ पे सभ्यता संस्कृति की वाहक होती है, यह संस्कृति को अभिव्यक्त और प्रसारित करती है। अब आ रहा है हमारा प्रश्न नंबर 4। देखिए, शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, इस युक्ति की सार्थकता पूर्वक व्याख्या करें, 2017 का क्वेश्चन है। शिक्षा के उद्देश्यों की पुनर्रचना में दर्शन के कार्यों की विवेचना करें, 2018 का क्वेश्चन है। दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसकी पुष्टि करें, 2019 का क्वेश्चन है। अब शिक्षा और दर्शन का गतिशील पहलू उद्देश्यों की पुनर्रचना में दर्शन के कार्य,
ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आएंगे तो आंसर एक ही रहेगा। शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है युक्ति की सार्थकता। यह युक्ति पूर्णतः सार्थक और सत्य है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन दर्शन का सैद्धांतिक पक्ष है, दर्शन जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक और गतिशील और क्रियात्मक पक्ष है। तो पहले हम आते हैं दर्शन पे। दर्शन क्या सैद्धांतिक और स्थिर पक्ष है। इसका स्वरूप, दर्शन का संबंध सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है जैसे मौलिक प्रश्नों से है। यह जीवन और ब्रह्मांड के अंतिम सत्यों की खोज करता है। कार्य, ये केवल विचार प्रदान करता है, चिंतन करता है और जीवन के लिए एक मार्ग सुझाता है, आदर्श निर्धारित करता है। यह स्थिर और चिंतनशील है। फिर हमारा शिक्षा, गतिशील एवं क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, दर्शन क्या है सैद्धांतिक एवं स्थिर है और शिक्षा क्या है गतिशील और क्रियात्मक है। स्वरूप क्या है, शिक्षा दर्शन द्वारा निर्धारित आदर्शों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सैद्धांतिक सत्य को यथार्थ जीवन में ढाला जाता है। इसके कार्य क्या है, ये क्रियान्वित होती है। शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विद्यालय, संगठन और अनुशासन के रूप में मूर्त रूप लेती है। शिक्षा दर्शन को केवल विचार तक सीमित न रखकर उसे व्यवहार में लाती है, इसलिए यह गतिशील है। सार्थक की व्याख्या यानी कि प्रसिद्ध कथन। शिक्षा को दर्शन का गतिशील पहलू मानने के पीछे निम्नलिखित कारण है। ठीक है, शिक्षा को दर्शन का गतिशील पहलू मानने के निम्नलिखित कारण है। दर्शन साध्य, शिक्षा साधन। दर्शन क्या है, साध्य और शिक्षा साधन है। दर्शन जीवन का साध्य है, साध्य को निश्चित करता है। दर्शन जीवन के साध्य को निश्चित करता है, जैसे कि आत्मानुभूति या सामाजिक दक्षता। शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक साध्य तक पहुंचता है। दर्शन सिद्धांत, शिक्षा व्यवहार। दर्शन क्या है, सिद्धांत है और शिक्षा क्या है, व्यवहार है। दर्शन एक सिद्धांत है जैसे आदर्शवादी या प्रकृतिवाद। शिक्षा उस सिद्धांत को विद्यालय रूपी प्रयोगशाला में व्यवहार में बदलती है। डीवी का कहना था कि दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है। दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है। दार्शनिक विचारों का क्रियान्वयन। कोई भी दार्शनिक विचार जैसे गांधी जी, सत्य और अहिंसा का विचार तब तक निष्क्रिय है जब तक कि उसे शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के माध्यम से अगली पीढ़ी में नहीं रोपा जाता। इस प्रकार शिक्षा दार्शनिक विचारों की संवाहक बनकर उसे गतिशील बनाती है। इस प्रकार शिक्षा दार्शनिक विचारों की संवाहक बनकर उसे गतिशील बनाती है। पॉइंट नोट करिएगा। शिक्षा के उद्देश्यों की पुनर्रचना में दर्शन के कार्य। शिक्षा के उद्देश्य समाज की बदलती आवश्यकताओं के साथ हमेशा पुनर्गठित होते रहते हैं। ठीक है, जैसे चेंज आएंगी तो वैसे शिक्षा का भी रूप बदलता जाएगा। दर्शन इस पुनर्रचना में मार्गदर्शक, उत्प्रेरक और निर्णायक की भूमिका निभाता है। मतलब ये काम सही है या नहीं है, किस तरह से उसको चेंजेस करने हैं। दर्शन के मुख्य कार्य, अंतिम उद्देश्य का निर्धारण। ठीक है, चलिए, दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा के अंतिम उद्देश्य का निर्धारित करना है। दर्शन की विभिन्न विचारधाराएं, ये विचारधाराएं हैं। ठीक है, विभिन्न विचारधाराएं जीवन के भिन्न भिन्न लक्ष्यों को प्रस्तुत करती हैं जो सीधे शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। तो विचारधारा क्या, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। जीवन का अंतिम लक्ष्य तत्व मीमांसा, जीवन का उद्देश्य मूल्य मीमांसा। ठीक है, ये दार्शनिक विचारधारा। आदर्शवाद क्या है, आत्मानुभूति और आध्यात्मिक विकास। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है इनका, चरित्र निर्माण, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। प्रकृतिवाद क्या कहते हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य, आत्मसंरक्षण। और इनका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का प्राकृतिक विकास, जीने के लिए संघर्ष की क्षमता। प्रयोजनवाद क्या करते हैं, सामाजिक दक्षता, परिवर्तन के साथ अनुकूलता। और इनका क्या है, गतिशील मन का विकास, सामाजिक समायोजन, समस्याओं को हल करने की क्षमता। अब है मूल्यों का मूल्यांकन एवं चयन। समाज में भौतिकवाद, आध्यात्मिकता, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय जैसे अनेक मूल्य मौजूद हैं। दर्शन यह तय करने में मदद करता है कि शिक्षा के माध्यम से किन मूल्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब समाज युद्ध मतलब भौतिकवादी संघर्ष से गुजरता है तो दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को शांति, सहिष्णुता और राष्ट्रीय सद्भावना यानी कि मानववादी मूल्यों की ओर पुनर्गठित करता है। आलोचनात्मक कार्य।
दर्शन किसी भी शैक्षिक प्रणाली में वर्तमान में प्रचलित उद्देश्यों की आलोचनात्मक जांच करता है। आवश्यकता की जांच, क्या वर्तमान उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं जैसे तकनीकी ज्ञान, पर्यावरण जागरूकता को पूरा कर रहे हैं। संगति की जांच, क्या शिक्षा के उद्देश्य समाज की राजनीतिक जैसे लोकतंत्र और आर्थिक प्रणाली जैसे समाजवादी ढांचा के साथ संगत हैं। दर्शन इस विसंगति को दूर करके उद्देश्यों को पुनर्गठित करता है। फिर आता है हमारा संश्लेषण एवं समन्वय के कार्य। शिक्षा के उद्देश्य अक्सर कई स्रोतों मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, राजनीतिक से लिए जाते हैं। दर्शन इन विभिन्न सूत्रों से प्राप्त विचारों के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह शिक्षा को एकीकृत दिशा प्रदान करते हैं जिससे पाठ्यक्रम में कोई विरोधाभास ना हो। इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है, स्पष्ट है कि शिक्षा केवल दर्शन का प्रतिबिंब मात्र नहीं है, बल्कि वह गतिशील शक्ति है जो दार्शनिक सिद्धांतों को कार्य के रूप में परिणत करती है। जब भी समाज बदलता है, दर्शन अपने सिद्धांतों के माध्यम से शिक्षा को नए उद्देश्य जैसे सतत विकास, डिजिटल नागरिकता देता है। ठीक, जैसे जैसे चेंज होते जाते हैं, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जिससे शिक्षा के उद्देश्यों की पुनर्रचना होती है। इस प्रकार दर्शन मार्गदर्शक है और शिक्षा उस मार्ग पर चलने वाला यान है। मूल्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए। 2020 मूल्य पर एक शिक्षा की आवश्यकता तथा उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता तथा उद्देश्यों की विवेचना की 2016। मूल्य से आप क्या समझते हैं? मूल्य तथा शिक्षा किस प्रकार से प्रभावित करती? 2023। चलिए, मूल्य क्या है पहले देख लेते हैं। मूल्य वह वांछनीय मानक, आदर्श और विश्वास है जो किसी व्यक्ति या समाज के व्यवहार और निर्णयों को दिशा प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति के लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या महत्वपूर्ण है का निर्धारण करते हैं। डेफिनेशन: मूल्य वह आंतरिक कसौटियां हैं जिनके आधार पर व्यक्ति परिस्थितियों, वस्तुओं और विचारों को वरीयता देता है। ये वे मानदंड हैं जो व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता और व्यक्तित्व को आकार देते हैं। उदाहरण थे सत्यनिष्ठा, करुणा, ईमानदारी, राष्ट्रीयता, न्याय। मूल्य शिक्षा, ठीक है। अब क्या है मूल्य शिक्षा? जो आप नैतिक शिक्षा लेते हैं ना, जिसमें हमारे चीज़ों को बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, आपके लिए, वही मूल्य है। ठीक है। मूल्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में जीवन के उच्च नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों का विकास किया जाता है ताकि वे एक जिम्मेदार और अर्थपूर्ण जीवन जी सके। शैक्षिक परिभाषाएं क्या? सामान्य परिभाषा में मूल्य शिक्षा व्यक्ति के व्यवहारिक और भावनात्मक जीवन को इस प्रकार प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है कि वे समाज द्वारा मान्य सार्वभौमिक मूल्यों के अनुरूप आचरण करें। कोठारी आयोग क्या कहता है इस बारे में? शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और नैतिक गुणों का विकास करना है। मूल्य शिक्षा इसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। नैतिक दार्शनिक भाषा: मूल्य शिक्षा जीवन के परम साध्यों को समझने और उनके अनुसार जीवन के साधनों का चयन करने की कला है। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता, अभी आवश्यकता क्यों है ये हम लोग देख लेते हैं। आधुनिक युग में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों से अत्यंत अनिवार्य हो गई है। नैतिक पतन को रोकने के लिए, या आप लिख सकते हो नैतिक विकास के लिए। जब विकास का आएगा तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है हम लोग नैतिक पतन को रोकने के लिए। आज के समाज में भौतिकवादी इस प्रतिस्पर्धा, स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अनैतिकता में वृद्धि हुई है। मूल्य शिक्षा व्यक्ति में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के बीज बोकर इस पतन को रोकती है। मूल्य शिक्षा क्या करती है? सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के बीज बोकर इस पतन को रोकती है। चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास हेतु शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि सशक्त और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना है। मूल्य शिक्षा छात्रों को सहनशीलता, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी जैसे गुणों से समृद्ध करती है। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में मूल्य शिक्षा छात्रों को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाकर सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित करने में सहायक है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सफल लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों पर
निर्भर करता है। मूल्य शिक्षा छात्रों को सहिष्णुता, अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करके उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग रोकने के लिए, ठीक है, विज्ञान ने अपार शक्ति दी है, लेकिन इसका उपयोग विनाश जैसे परमाणु हथियार के लिए भी हो सकता है। मूल्य शिक्षा सुनिश्चित करती है कि वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग मानवता कल्याण के लिए ही हो। अब मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या? सकारात्मक दृष्टिकोण, छात्रों में जीवन और समाज के प्रति आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। आत्ममूल्यांकन की क्षमता, छात्रों को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और आत्मनियंत्रण करने सीखने में सक्षम बनाना, ठीक है, ताकि आप अपनी गलतियों को और अपनी अच्छाइयों को खुद देख सको, आत्ममूल्यांकन कर सको। सांस्कृतिक चेतना, अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत के प्रति सम्मान और जागरूकता पैदा करना। सार्वभौमिक मूल्यों का बोध, सत्य, प्रेम, शांति, अहिंसा और न्याय जैसे सार्वभौमिक मूल्यों के महत्व को समझना। पर्यावरण संरक्षण, छात्रों में प्रकृति, जीव जंतु और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, ये भी हमारे नैतिक मूल्य का उद्देश्य है। मूल्य और शिक्षा का पारस्परिक प्रभाव, मूल्य और शिक्षा एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब मूल्य का शिक्षा पर प्रभाव, मूल्य ही शिक्षा की दिशा और स्वरूप तय करते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, समाज के मूल्य, जैसे अगर समाज भौतिकवादी है तो शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना होगा। अगर आध्यात्मिक है तो उद्देश्य आत्मानुभूति हो तय ही करते हैं कि शिक्षा के अंतिम उद्देश्य क्या होंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम का चयन, मूल्य ही पाठ्यक्रम में विषय वस्तु के चयन को प्रभावित करती है। जैसे यदि राष्ट्रीय एकता महत्वपूर्ण है तो पाठ्यक्रम में इतिहास और संस्कृति को शामिल किया जाएगा। शिक्षण विधियों का चयन, मूल्यों को सिखाने के लिए उपदेश नहीं बल्कि कहानी, समूह चर्चा और रोल प्ले जैसी सहभागी विधियां को महत्व दिया जाता है, ठीक है, उसी से आप सीखेंगे। शिक्षा का मूल्य पर प्रभाव, पहले था मूल्य का शिक्षा पर प्रभाव, अब है शिक्षा का मूल्य पर प्रभाव। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो मूल्यों को संरक्षित, प्रसारित और पुनर्गठित करता है या करती है। मूल्यों का प्रसारण, शिक्षा एक पीढ़ी के मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। शिक्षा एक पीढ़ी के मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है, जिससे संस्कृति और नैतिक परंपराएं बनी रहती है। मूल्यों का स्पष्टीकरण, शिक्षा छात्रों को विभिन्न मूल्यों की तुलना करने और ये समझने में मदद करती है कि कौन से मूल्य उनके जीवन के लिए सबसे अधिक सार्थक है। मूल्यों का पुनर्गठन, शिक्षा एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है। यह समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार पुराने मूल्यों की समीक्षा करती है और नए प्रासंगिक मूल्यों जैसे लैंगिक समानता, नैतिकता को जन्म देती है। इस प्रकार शिक्षा मूल्यों को समय के साथ विकसित करती है। मूल्य और शिक्षा का एक अटूट बंधन में बंधे हैं। मूल्य शिक्षा को दर्शन प्रदान करते हैं, जबकि शिक्षा उन मूल्यों को व्यवहार में लाकर उन्हें जीवित रखती है। एक मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली ही एक स्वस्थ, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकती है। तो ये हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस और होंगे, उन्हें हम जल्दी ही लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।